नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके सामने संघर्षी व्यंजन के बारे में चर्चा करूंगा जो अन्य वर्णों के अंतर्गत आते हैं। इससे पहले मैंने स्पर्श संघर्षी व्यंजनों के बारे में आपसे चर्चा की थी। अब इसके पश्चात हम संघर्षी व्यंजन और अर्धस्वर, इसके अंदर जो भी आपको व्यंजन अन्य वर्णों में आएंगे, इससे पहले मैं स्पर्श संघर्षी तक चर्चा कर चुका हूं। अब आपके सामने संघर्षी व्यंजन की चर्चा होगी। इसके बाद अर्धस्वर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आपसे। आप जरूर देखें ध्यान से और इसे जरूर पढ़ें। जहां भी आपको समस्या हो आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके द्वारा ही कुछ हमें नई सीख मिलेगी, एक दूसरे को सीखने का मौका हमें मिलेगा। आप जरूर पढ़ें, ध्यान रखें। हूबहू जैसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने वैसे ही प्रश्न जो है बताना प्रारंभ किया है कि आपको किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। आप देखें, संघर्षी व्यंजन चल रहा था तो आपको मैं स्पर्श बता चुका हूं। अब आइए संघर्षी प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है। देखें, वे ध्वनियां जो ऊष्म होती हैं और स्वर तंत्रियों से झंकृत होती हैं, उन्हें या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। वह ध्वनियां जो ऊष्म होती हैं और स्वर तंत्रियों से झंकृत होती है, संघर्षी कहलाती हैं। जैसे शा, मूर्धन सा और ये दंसा, ये तीनों शा के बोलने के तरीके अलग होते हैं। बोला कैसे जाता है, यानी शा शा, यानी हम शा तालम शा को हम शा कहेंगे। हमारी जीवा आपको तालम में ही जाएगी, कहीं ऊपर नीचे नहीं होगी। केवल आपको तलवा में यानी तालब शा को ही शा स्पर्श करेगा। मूर्धन में देखें शा शा, उससे जस्ट ऊपर आपको मूर्धन शा का प्रयोग हुआ। इसे हम आपको षटकोण सा के नाम से, खटकोण सा के नाम से भी जानते हैं। और ये होता है दंत सा, जैसे हम सड़क सड़क यानी शा यानी दंत, या दांतों में हमारी जो जीवा स्पर्श करेगी उसे कहते हैं आपको हम जो है दंत सा। इन तीनों सा का प्रयोग बहुत ही पूछा जाता है। ये संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आइए इसके आगे हम चलते हैं। आपको अर्धस्वर, अर्धस्वर बहुत ही पूछा जाता है। परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अर्धस्वर कई बार पूछा गया है, हर बार पूछा गया है। आप देखें, जितना आपसे पूछा जा रहा है उसी के अनुसार मैं आपको बता भी रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। आप देखें अर्धस्वर, ये देखें अर्धस्वर कैसे पूछा जाता है। इनका निर्माण स्वरों से होता है। इनका निर्माण स्वरों से होता है। जैसे या और वा। देख लें, इनका निर्माण स्वरों से होता है, इसलिए इन्हें कहते हैं या वा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। अब आपको मैं ये बता रहा हूं कि आप कहीं ना कहीं आपसे हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब ये अर्धस्वर कैसे होते हैं आपको ये देखना है कि आपसे अगर कोई पूछता है, आप ही हमसे पूछेंगे अर्धस्वर कैसे होते हैं, तो आप देख लें ध्यान से। यहां पर कि ई प्लस आ मिला देंगे तो क्या बनेगा, या। अगर आप दोनों को मिला के पढ़ें तो क्या बनेगा, या बनेगा। और ये छोटा ऊ और आ से मिले क्या बनेगा, वा बनेगा। क्या बनेगा, वा। ये अर्धस्वर होते हैं। ये आधे आधे स्वरों के निर्माण से, यानी दो स्वरों से मिलकर के एक व्यंजन कहलाता अर्धस्वर व्यंजन कहलाते हैं। इसलिए होता है ये ई प्लस आ बराबर या, और ऊ का होगा ऊ प्लस आ बराबर हो जाएगा वा हो जाता है। ठीक, क्या हो जाएगा आपको, अर्धस्वर। इनका निर्माण स्वरों की सहायता से हो, यानी स्वर से होता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है आपको स्वर कहते हैं, यानी अर्ध स्वर भी कहते हैं इसे अर्ध स्वर ही कहते हैं। एक अगला नेक्स्ट आइए, लुंठित व्यंजन। अगला नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत छोटे छोटे हैं और आपसे हर बार पूछा जाता है कि लुंठित स्वर का क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, इसके बारे में जान लें। तो आइए देखते हैं आपको लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन, ठीक। अब आप देख लें
कि लुंठित व्यंजन क्या होता है। कुछ लोग लुंठित नहीं जानते हैं, वो हुबहू जो परिभाषा होती है उसी के आधार पर रख देते हैं। तो आप देख लें कि यह जिह्वा के अग्रभाग से प्रस्तुत होती है। यह जिह्वा यानी जीभ, यह जिह्वा के अग्रभाग से प्रस्तुत होती है, प्रस्तुत होती है। यह जिह्वा के अग्रभाग से प्रस्तुत होती है। इन्हें लुंठित या इसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। जैसे रा, जैसे रा। अब कुछ लोगों का दिमाग ये चल रहा होगा कि ये लुंठित व्यंजन क्या होता है। अब जिह्वा के लुंठित यानी जिह्वा के अग्रभाग से, जैसे रा रा रा, अगर आप बोलते हैं रा तो आपकी जीभ आगे की ओर आती है और उस रा का प्रयोग करती है। उस रा का जब प्रयोग करती है तो जीवा हमारी थोड़ा सा मुड़ जाती है, लुंठित हो जाती है। बोलने में रा रा सीधा नहीं बोल पाएंगे। रा को बोलना है तो अपनी जीवा को हम लुंठित करेंगे, लुंठ का प्रकार करेंगे, लुंठित कर देंगे, उसे थोड़ा सा मोड़ देंगे तो क्या बोला जाता है, रा। इसे प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। इसे प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं या प्रकंपित ध्वनि भी कहते हैं। ये आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं, तो इस रा को आपको प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन दोनों रूपों में जाना जाता है। कभी कभी लुंठित पूछता है, कभी आपसे प्रकंपित व्यंजन पूछा जाता है कि लुंठित को किस व्यंजन के नाम से जाना जाता है, प्रकंपित व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। इसे कहते हैं हम आपको रा। आगे आएंगे, आपके सामने अब अगला है पॉइंट उच्छिप्त या पार्श्विक व्यंजन ले लीजिए। पहले देख लें पार्श्विक व्यंजन। ये पार्श्विक व्यंजन, ये जिह्वा के पश्च भाग से प्रस्तुत होती है, पश्च भाग से प्रस्तुत होती है। यह जिह्वा के पश्च भाग से प्रस्तुत होती है। इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ये पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे ला, जैसे ला, यह जिह्वा के अग्रभाग से यानी जिह्वा के पश्च भाग से, अगर नहीं पश्च भाग से प्रस्तुत होता है। अग्र से तो लुंठित था और यह जिह्वा के पिछले भाग यानी पिछले भाग से प्रस्तुत होती है। इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे ला, ला आप देख लें, ये पार्श्विक व्यंजन है। आपसे कई बार हर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पार्श्विक व्यंजन क्या होता है। आप देखें ला का प्रयोग आप देख रहे हैं किस तरह से बोला जाता है। हम ला का प्रयोग करेंगे अपने पिछले भाग से, यानी जब हमारा कंठ का पिछला भाग से अगले भाग की तरफ जाता है, कहते हैं ला। हमारी जीवा पीछे की तरफ मुड़ जाती है और उस ला का उच्चारण करती है, उसे कहेंगे हम आपको पार्श्विक व्यंजन कहेंगे। नेक्स्ट अगला पॉइंट आइए, उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। आप देखें उच्छिप्त व्यंजन क्या होता है। देखें ये उच्छिप्त व्यंजन, वे व्यंजन जो दो बार प्रयोग हों उसे उच्छिप्त कहेंगे। इसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। देख लें, ये द्विगुण व्यंजन उच्छिप्त को द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जैसे डा
और ये ढा। स्पर्श व्यंजन में जो डा ढा का प्रयोग होता है ये उससे अलग है, क्योंकि हम वर्णमाला में 52 वर्णमाला में हम इन्हें भी जोड़कर बनाते हैं 52 वर्णमालाओं को, तब इसका हम प्रयोग करते हैं। इसे हम कहेंगे द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट आइएगा, द्वित्व व्यंजन। देख लें, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन एक व्यंजन एक ही स्थान पर, देख लें इसे, बहुत छोटा छोटा है, बहुत आपको समझ में आएगा। एक व्यंजन एक ही स्थान पर दो बार प्रयुक्त होता है, द्वित्व व्यंजन कहलाता है। द्वित्व व्यंजन कहलाता है। एक व्यंजन एक ही स्थान पर दो बार जब प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहेंगे? द्वित्व व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वित्व व्यंजन। जैसे देख लें, क ल प ये। अभी आपसे द्वित्व व्यंजन टीजीटी की परीक्षाओं में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा द्वित्व व्यंजन है, ये आपके सामने है, पूछा गया था। क यानी ये द्वित्व व्यंजन है जो दो एक ही स्थान पर दो बार प्रयुक्त हुआ है, उसे हम कहेंगे द्वित्व व्यंजन। किंतु ये आपको सीटेट में या अन्य परीक्षाओं में कभी कभी आपसे पूर्ण बना के आपको एक शब्द बना के दे देता है। जैसे आपको देगा चक्का, बोलेगा निम्न में से कौन सा द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है? चक्का, दिल्ली, पप्पू। आप पप्पू के नाम से भी जानते होंगे, प्रसिद्ध हैं। तो देख लें, ये हुआ आपको। पप्पा भी आप कर सकते हैं, यानी चक्का, दिल्ली, पप्पू, पप्पा, बिल्ली, ठीक है, कुछ भी आप बना लेंगे। आपको इसी तरह शुरुआत आपको चक्का, दिल्ली आपको परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसे कहा जाता है आपको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है ये मित्रों, आपके सामने मैं व्यंजन गुच्छ के बारे में चर्चा करूंगा कि व्यंजन गुच्छ क्या होते हैं। आप लोग लिख लें, समझ लें, जान लें। देखें, व्यंजन गुच्छ, व्यंजन गुच्छ व्यंजन गुच्छ के बारे में चर्चा करेंगे आपसे कि व्यंजन गुच्छ क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है। एक बार कर लेंगे, आपको बना लेंगे, दोबारा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, हर बार आपको समझ में आएगा ये। देखें व्यंजन गुच्छ के बारे में, जब दो या दो से अधिक व्यंजन जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ एक श्वास के झटके में उच्चारित होते हैं, तब व्यंजन गुच्छ कहलाते हैं। देख लें, जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ एक श्वास के झटके में, श्वास माने सांस, श्वास के झटके में उच्चारित होते हैं, तब वह व्यंजन गुच्छ कहलाते हैं। जैसे
अभ्यास, प्यास। बनाने का तरीका देख लें। अब देख लें कि आपको इससे पहले मैं बता चुका हूं कि स्वर किसी की सहायता नहीं लेता है, व्यंजन सहायता लेता है। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं और स्वर किसी की सहायता से जो ना बोला जाए वो स्वर है, जो सहायता से बोला जाए वह व्यंजन वर्ण है। अब देख लें, जब सहायता से स्वर नहीं बोला जाता है तो हम क्या लिख देंगे, सीधा आ, और ये कर देंगे प्लस धन का निशान बना देंगे। अब आपके सामने भा शब्द आधा है तो हम यहां पर आपको ये हलंत लगा के लिखेंगे क्या आगे, या में हलन करके बड़ा आ निकालेंगे, बचेगा आपके पास सा, और सा भी अगर तोड़ना चाहें तो आपको तोड़ के निकाल देंगे आ। अतः अंतिम अक्षर को तोड़े या ना तोड़े ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। वहां पर प्रश्नों का माध्यम किस तरह है, कैसे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ABCD में जैसा ऑप्शन हो उसे अगर पूरा टूटा हुआ है तोड़कर बताया गया है तो आप यहां पर टूटा हुआ शब्द हो उसे पूरा लिखें। नहीं है, केवल आपको अगर लास्ट में सा कर दिया है, इसके आगे कुछ नहीं दिया है किसी में, तब आप सीधा सीधा सा लिख दें। अंतिम अक्षर को तोड़े या ना तोड़े वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट में जैसे हमें लिखना है प्यास, तो यहां पर आप देख ले व्यंजन वर्ण ये आधा लिखा हुआ है और प्लस या प्लस व्यंजन हलंत करेंगे बड़ा या हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, ये सा बचेगा। अगर आप इसे तोड़ना चाहते हैं तोड़े, अन्यथा नहीं तोड़ना चाहे ना तोड़े। कभी कभी पूछा जाता है दिल्ली, दिल्ली। अब आप देख लें ये दा प्लस छोटी ई प्लस ला, ये आपको आधा है, फिर करेंगे और ये बड़ी ई, क्या बन जाएगा, दिल्ली। ई दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली। आप देख लेंगे आपको स्पष्ट लग जाएगा कैसे किया जाता है। ये हुआ आपका व्यंजन वर्ण या व्यंजन गुच्छ, जो दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ एक श्वास के झटके में उचित होते हैं तब व्यंजन गुच्छ कहलाते हैं। जैसे अभ्यास, प्यास, दिल्ली, इन्हें तोड़कर कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो आप जानते रहे हैं कि व्यंजन गुच्छ क्या होता है। और व्यंजन गुच्छ के निर्माण में आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तब आपको एक एक प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे और आपको मिलेंगे। दोस्तों, अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा शब्द के बारे में। अगला जो मेरा पार्ट होगा वो शब्द के बारे में होगा कि शब्द क्या होता है। जैसे वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। एक या कई वर्णों से, एक अथवा कई वर्णों से निर्मित वर्ण जो है शब्द कहलाता है। तो अगली चर्चा हम आपके अगले पार्ट में करेंगे आपको शब्द के बारे में। ठीक है, नमस्कार।